राम दवा है रोग नहीं सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं सुन लेना, राम दया है क्रोध नहीं जगवालो, राम सत्य है शोध नहीं जगवालो। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत में सदियों से चले आ रहे मंदिर निर्माण की शैली की वास्तुकला में एक नया अध्याय जुड़ गया है और यह निश्चित तौर पर ही वर्तमान कालखंड का सबसे अति महत्वपूर्ण योगदान तथा विकास है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द इश्यू ऑफ राम मंदिर इन इट्स एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ। डियर व्यूअर्स, बेसिकली हमारा ये वीडियो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। इन द वेरी फर्स्ट पार्ट हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बाबरी मस्जिद के बनने से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक के मामले को ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आईने से देखेंगे। सेकंड हिस्से में वीडियो के वी विल डिस्कस अदर कोरिलेटेड इशू, राम मंदिर के अलावा उसके और डोमिनोज इफेक्ट रखते हुए जो मामले एक यूपीएससी एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, उस दृष्टिकोण से हम इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। और थर्ड इस पार्ट में वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर शैली, जिसमें हम जानते हैं कि राम मंदिर को बनाने के लिए नदर्न इंडिया की नागर शैली का इस्तेमाल करा गया है, तो हम उसी नागर शैली वास्तुकला को उसकी गहराई से और सटीकता के साथ समझने की कोशिश करेंगे। नाउ मूविंग टू द वेरी फर्स्ट पार्ट, पहले हिस्से में बढ़ते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि विवाद की शुरुआत 1528 में अयोध्या के राम मंदिर के अवशेषों पर बाबरी मस्जिद बनाकर बाबर के द्वारा करी गई थी और इसमें कहा जाता है कि उसके सेनापति मीर बाकी का सबसे अच्छा खासा योगदान रहा था। यही घटनाक्रम आगे बढ़ते हुए जो इस घटनाक्रम का जो असली सबसे मेन पहलू था वो था हनुमानगढ़ी विवाद। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अयोध्या के राम मंदिर से कुछ हिस्से के पास में ही हनुमानगढ़ी मंदिर है। हनुमानगढ़ी मंदिर कहा जाता है कि अयोध्या के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। तो 1855 में बेसिकली 55 में देखा जाए तो बेसिकली सुन्नी मुस्लिम्स जो थे उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर पर अपना हक जताया और उनका तर्क यह था कि यह मस्जिद को तोड़कर मंदिर उस पर बनाया गया है। और इसमें कहा जाता है कि बैरागी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में काफ़ी सांप्रदायिक हिंसाएं और झड़प भी हुई थी। विवाद अपने अगले चरण में 1885 में पहुंचता है, जब कहा जाता है कि महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद कोर्ट में अपनी याचिका दायर की। महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद कोर्ट में अपनी याचिका दायर करी और उस याचिका के माध्यम से वो बाबरी मस्जिद के बाहर एक चबूतरा नामक छोटा सा मंदिर स्थापित करना चाहते थे। हालांकि यह याचिका को खारिज कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं कि हम ये हिंसा तत्पश्चात 1934 में बेसिकली दोबारा से कम्युनिटी क्लैशेस या सांप्रदायिक दंगे दोनों कम्युनिटी के बीच में होते हैं और इसमें कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्सों को डिमोलिश या थोड़ा बहुत उसके साथ तोड़फोड़ कर दी जाती है। इस मामले में आगे बढ़ते हुए अगर अगला हिस्सा हम देखते हैं तो 1949 में आता है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, 1949 में अखिल भारतीय रामायण महासभा के द्वारा रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के मेन परिसर में स्थापित कर दी जाती है। इसी घटना चक्र में अगला 1945 में एक पिटीशन या 50 में एक याचिका दोबारा से दायर की जाती है, जिसमें जो अखिल भारतीय रामायण महासभा के द्वारा मूर्ति स्थापित करी गई थी उसके उस पूजा के राइट या उसमें पूजा करने का अधिकार मांगने के लिए याचिका जारी की जाती है। दर्शकों, इसके बाद जो ये घटना चक्र था यह अपना रुख बदल लेता है, अपना व्यवहार या स्वभाव बदल लेता है और हम इसमें देखेंगे बेसिकली अब यह लड़ाई साइट पर मालिकाना हक के लिए बन जाती है और इस मालिकाना हक को पाने के लिए अलग अलग केसेस अलग अलग पार्टीज के द्वारा दायर किया जाता है। इसी में साइट के कब्जे में देखेंगे तो हम दो बेसिकली ज़्यादा नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो निर्मोही अखाड़ा था और दूसरा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। देखिए, पहला पिटिशनर जो थे वो निर्मोही अखाड़ा और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पिटिशनर थे वो थे सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड।
ये दोनों ही अपनी अपनी तरफ से सूट दायर करते हैं और उस विवादित जमीन पर अपना अपना हक सूट दायर करके अपना अपना हक जताते हैं। अब इसी मामले में हम देखेंगे तो अगला जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है दैट वाज वे बैक इन 1992। एक्चुअली 1992 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा थी जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर से चलकर अयोध्या तक थी। उसी में कार सेवकों के द्वारा बाबरी मस्जिद को डिमोलिश या उसे ढा दिया गया। यहाँ तक के इवेंट्स के बाद बेसिकली जो हमें समझना है ऐतिहासिक नज़रिए से वो समझना है कि दो मेजर जजमेंट्स क्या आई। देखिए अयोध्या के मामले से संबंधित दो मेजर जजमेंट आई है। पहली जजमेंट 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा थी और दूसरी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2019 में थी। देखिए 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 वे डिवीजन करा। उन्होंने कहा कि जो विवादित स्थल है उसे हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। उसमें बेसिकली एक हिस्सा उन्होंने रामलला को, एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड को और एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को दिया। बट इसी जजमेंट को या इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और फाइनली 2019 में आकर 5 जज बेंच ने जजमेंट सुनाया जिसमें 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को पूरी तरह रामलला को दे दिया गया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के लिए 5 एकड़ की जमीन आवंटित करने के लिए निर्देश राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिए। देखिए इस जजमेंट में अगर जजमेंट के बाद का देखते हैं तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। 22 जनवरी को 2024 माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है और अब अयोध्या मंदिर भक्तों के लिए खुल चुका है। तो देखिए हम वीडियो के पहले हिस्से में जो हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहला पार्ट वी हैव टू डिस्कस इज द हिस्टोरिकल पार्ट। हिस्टोरिकल पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। हम ऐतिहासिक नज़रिए से समझ चुके हैं किस तरह मामला जो बाबरी मस्जिद के निर्माण के बाद हनुमानगढ़ी विवाद, उसके बाद हम देखते हैं 1934 के दंगे थे और उसके बाद हमने देखा कि 1949 में अखिल भारतीय रामायण महासभा का योगदान और फाइनली 2 जजमेंट। अब हम देखेंगे कि राम मंदिर के इशू के अलावा क्या और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए जो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। देखिए बेसिकली अगर आप देखते हैं तो देयर वर सर्टेन इम्पोर्टेंट न्यूज़ या कुछ इश्यूज थे जो 2019 की जजमेंट के बाद काफ़ी चर्चा में थे। देखिए द वेरी फर्स्ट वाज द रंजन गोगोई साहब। एक्चुअली में जिस समय 2019 की जो जजमेंट दी गई थी तो भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें मनोनीत सदस्य के तौर पर राज्यसभा में एंट्री दे दी गई। तो देयर वर एलिगेशन या इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कि शक्तियों के विभाजन या शक्तियों के पृथकीकरण के कंसेप्ट के हिसाब से देयर शुड बी अ क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियरी। बट जुडिशियरी के सदस्य को, और वो भी इतनी बड़ी जजमेंट के बाद, अगर आपने राज्यसभा में मनोनीत कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं इस शक्ति के विभाजन की थ्योरी को आप रिफ्यूट कर रहे हैं। दैट वाज द बेसिक एलिगेशन। और ऐसा कहा जा रहा था एलिगेशंस में कि देयर कुड बी अ फेवरेटिज्म टुवर्ड्स द बीजेपी गवर्नमेंट बाय द रंजन गोगोई। दैट वाज द मेन इशू। द सेकंड इशू इज प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा जिसको हम कह रहे हैं उपासना स्थल। उपासना स्थल वाला ये मैटर भी बार बार दैट एक्ट वाज इन द न्यूज़ अगेन एंड अगेन। एक्चुअली इस एक्ट के तहत द गवर्नमेंट हैज़ एंश्योर्ड कि किसी भी रिलीजियस साइट का स्टेटस चेंज ना हो। 15 अगस्त 1947 में जिस भी रिलीजियस साइट का जो स्टेटस था इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो बेसिकली दिस एक्ट ये बेसिकली उपासना स्थल को या किसी भी रिलीजियस प्लेस के कैरेक्टर को चेंज करने से बचाए जाने के लिए बनाया गया था। बट देर आर सर्टेन इश्यूज विद दिस एक्ट ऑल्सो, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। द थर्ड वन इज द होल रामायणा इज द फाइट ऑफ वुमेन्स डिग्निटी। अगर आप देख ले तो सोशल इश्यूज के नज़रिए से तो कहीं ना कहीं एक ये मर्यादा पुरुषोत्तम जिस तरह हम रामचंद्र जी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो आप देखेंगे गहराई में जाकर तो यू विल फाइंड दैट वाज अ फाइट फॉर द वुमेन्स डिग्निटी। एक स्त्री की गरिमा की लड़ाई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वुमेन्स का रेस्पेक्ट या वुमेन एम्पावरमेंट का जो कंसेप्ट है ये बेसिकली सदियों से हमारे समाज में है। एंड द फाइनल वन इज फ्रॉम रामा's डिसीजन मेकिंग। देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ समझ सकते हैं, एथिक्स के नज़रिए से अगर आप देखते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के नज़रिए से या एक किंग के नज़रिए से तो यू विल फाइंड रामा हैज़ अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स।
जिस तरह अयोध्या से वनवास के लिए जाने से लेकर पूरा श्रीलंका में जाकर रावण को युद्ध में हरा के सीता जी को वापस लाने, पूरे मुद्दे को अगर आप देख रहे हैं तो ही वॉज अ वेरी नाइस क्राफ्ट स्टेट क्राफ्ट मैन, जिसमें स्टेट्स क्राफ्ट की या कूटनीति काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने आती थी। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन लर्न फ्रॉम हिम एथिक्स के नज़रिए से। फाइन, नाउ मूविंग टू द वेरी थर्ड पार्ट। देखिए, दो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो पे। द वेरी फर्स्ट पार्ट वॉज रिलेटेड टू मोर ऑफ अ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण था। द सेकंड पार्ट वॉज मोर रिलेटेड टू कोरिलेटेड इश्यूज। द थर्ड वन इज दी देयर आर सर्टेन बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी राम मंदिर। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझिए, चीफ आर्किटेक्ट या मुख्य जो वास्तुकार थे वो थे मिस्टर चंद्रकांत बी सोमपुरा। चंद्रकांत बी सोमपुरा के बारे में अगर आपको व्यक्तित्व को बताए तो लगभग अब तक 130 टेम्पल का या मंदिरों का डिज़ाइन ये बना चुके हैं। इसके अलावा यू विल बी सरप्राइज्ड, या आप हैरान हो जाएंगे जानकर, वो अपनी फैमिली के जेनेटिकली लीनेज में देखें तो वो 15वीं पीढ़ी है जो टेम्पल स्ट्रक्चरिंग या मुख्य वास्तुकार या टेम्पल स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में ही काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 15वीं पीढ़ी, आप इनके जो दादाजी थे उन्होंने गुजरात का सोमनाथ टेम्पल डिजाइन किया था। द नेक्स्ट इज कि टोटल लगभग खर्चा कितना होगा। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो है, उस तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो है, उसके मुताबिक माना जा रहा है कि लगभग पूरा खर्चा या पूरा व्यय 1800 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट इज कंपनी बनाया L&T। L&T इज अ वेरी फेमस कंपनी इन द कंस्ट्रक्शन लाइन इन इंडिया। ऑब्वियसली दिस इज द मेन इशू फ्रॉम द UPSC लेवल जो हमें डिस्कस करना है, नागर शैली। हम देखेंगे कि नागर शैली के मंदिर किस तरह होते हैं और किस तरह ये राम मंदिर में इस्तेमाल की गई है। यही हमारा मेन थीम है आज की वीडियो का। द नेक्स्ट इज लेंथ, 380 फीट लंबा है। दिस इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दिस इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नागर शैली में मंदिर लगभग हमेशा पूर्व से पश्चिम की तरफ बनाए जाते हैं। तो मुख्य द्वार अगर आप देखेंगे और इसकी लंबाई देखेंगे तो ईस्ट टू वेस्ट ज़्यादा 380 फीट है। विड्थ देखेंगे 280, चौड़ाई 280 है। हाइट लगभग मंदिर की जो शिखर के ऊपर कलश है वो लगभग 161 फीट पे है। देखिए, नेक्स्ट चीज समझिए, टोटल पिलर 392, डोर 44, 3 मंजिला इमारत की तरह बनाया गया और हर मंजिल की जो हाइट है फ्लोर की वो है लगभग 20 फीट। फाउंडेशन RCC की रखी गई। इसमें एक बात से समझिए, अयोध्या वैसे तो अगर आप देखेंगे अर्थक्वेक जोन 4 में आता है। बेसिकली अयोध्या इज इन अर्थक्वेक जोन 4, बट हमने अयोध्या के जोन 5 के स्टैंडर्ड्स के आधार पर बनाया, यानी कि ये किसी भी तरह के बड़े से बड़े भूकंप को सहन करने के लायक है। नेक्स्ट मटेरियल जो इस्तेमाल करा गया है, वन इज द पिंक सैंडस्टोन। ये राजस्थान के भरतपुर से मंगाया गया, भरतपुर जिले से। ये राजस्थान के भरतपुर जिले से। अगला है स्पेशल ब्रिक्स। देखिए, इसमें रामशिला नाम से स्पेशल ईंटों का इस्तेमाल करा गया है। रामशिला का जो मटेरियल है वो वही मटेरियल है जो राम सेतु में बनाने के लिए पत्थरों का था। नेक्स्ट इज नो यूज ऑफ आयरन एंड स्टील। इसमें आयरन और स्टील का पूरे भव्य मंदिर में कोई इस्तेमाल नहीं करा गया है। आयरन एंड स्टील के इस्तेमाल ना करने की वजह से यह मंदिर की औसतन उम्र 2500 साल बताई जा रही है। इसके अलावा देखिए कि इसमें सिर्फ रामचंद्र जी, रामलला के मंदिर के अलावा माँ शबरी और महर्षि वाल्मीकि के मंदिर भी है। आप देखेंगे इसमें कहीं ना कहीं समाज में आपस में इंक्लूजन और एक समावेशी अप्रोच दिखाने की कोशिश की गई है मंदिर निर्माण में, जिसमें हर समाज के व्यक्तित्व को उचित स्थान प्रदान किया गया है। 70% ग्रीन एरिया, यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि टोटल ग्रीन एरिया 70% है, यानी कि कंस्ट्रक्शन एरिया इज ओनली 30%। तो काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली और काफ़ी खुले में मंदिर को बनाया गया है, क्योंकि आने वाले श्रद्धालुओं की जिस हिसाब से आप जनसंख्या देखेंगे या श्रद्धालुओं की संख्या देखेंगे तो उससे बात तय है कि आपको खुले एरिया की, बहुत बड़े खुले एरिया की आवश्यकता है। अभी लेटेस्ट डाटा देखते तो औसतन 5 करोड़ श्रद्धालुओं को पहुंचने की आशंका है, जो लगभग किसी और रिलीजियस साइट पे एज कंपेयर टू वेटिकन सिटी या मक्का मदीना बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज, देखिए अब हमारा असली पार्ट स्टार्ट होता है जो हमें समझना है मंदिरों के दृष्टिकोण से। देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, भारत में जितने भी हिंदू टेम्पल्स या हिंदू धर्म के मंदिर हैं उनमें 3 बुनियादी तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है गर्भगृह।
समझने की कोशिश करना। गर्भगृह वह स्थान है जहां पर मुख्य देवता को स्थापित करा जाता है। जहां पर मुख्य देवता को स्थापित करा जाता है उसे हम गर्भगृह कहते हैं। सेकंड, मंदिर के जो बुनियादी तत्व है वो है मंडप। गर्भगृह के आगे सामने जो सभा स्थल होता है, जहां पर बड़े लेवल पर दर्शक बड़े लेवल पर पूजा अर्चना करने वाले बैठ सकते हैं, मंडली बैठ सकती है, पूजा कर सकती है, प्रार्थना कर सकती है, उसी को बेसिकली हम मंडप कहते हैं। और तीसरा है शिखर। शिखर बेसिकली पहाड़ या पर्वत के जैसा स्ट्रक्चर है जो मेनली गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है। तो अगर हम इस वीडियो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे तो दिस इज गर्भगृह, जहां मेन देवता को स्थापित करा। गर्भगृह सामने दिस इज मंडप, ये मंडप है, ये वाला एरिया। एंड ये दिस इज पर्वत लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर इसको हम क्या बोल रहे हैं, शिखर। तो ये तीन ऐसे बेसिक एलिमेंट है जो भारत में मंदिरों के निर्माण में इस्तेमाल करे जाते हैं। अब देखिए, शैली में थोड़ा अंतर जरूर है। एक शैली थी जो उत्तर भारत में डेवलप हुई, एक शैली थी जो दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में जो शैली डेवलप हुई उसको हम कहते हैं नागर शैली। नागर शैली। तो हमें यही समझना है यहाँ पर कि हम जैसे जान चुके हैं कि राम मंदिर को नागर शैली के आधार पर बनाया गया है, तो हम अब नागर शैली और राम मंदिर में कंपैरिजन करेंगे और तुलना करेंगे कि किस तरह इस शैली का इस्तेमाल करा गया है। लेकिन नागर शैली का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है पंचायतन शैली। पंचायतन नाम से ही पता चल रहा है, संधि विच्छेद करने पर पंच प्लस आयतन। तो यहाँ पर बेसिकली 5 मंदिर होते हैं, एक मुख्य देवता का और 4 गौण देव के। और मंदिरों को ज्यादातर सामान्य तौर पर परिसर में, मंदिर परिसर के 4 अलग अलग कॉर्नर में या कोनों में स्थापित किया बनाया जाता है। तो आप देखिए बेसिकली समझेंगे तो अगर ये पूरा आपका मंदिर का कैंपस है या एरिया है, तो यहाँ पर यू कैन हैव अ मेन गॉड या जो प्रमुख देवता है उनका मंदिर, एंड ऑन दीज 4 कॉर्नर्स 4 गौण देव के। तो यहाँ पर भी आप रामधन वीडियो में देखेंगे तो ये रामलला का मेन मंदिर है। इसके अलावा 1 2 3 4 कॉर्नर में 4 मंदिरों को स्थापित करा गया है। ये चारों मंदिर और इसी जो गौण देवों के मंदिर हैं। अगर आप पूछेंगे इनमें 4 मंदिर और है किस किस के, देखिए बीच में रामलला का मंदिर है, इसके अलावा माँ भगवती का मंदिर स्थापित किया गया है, सूर्यदेव का है, गणेश जी का है और एक शिव जी का है। तो ये 4 अलग अलग गौण देवों के मंदिर यहाँ पर स्थापित करे गए हैं। तो पहला हमें कैरेक्टर या पहला जो हमें समझ में आया पंचायतन शैली। इसमें देखिए आगे बढ़ते हुए द सेकंड पार्ट इज गर्भगृह, मंडप और शिखर। हम पिछले पार्ट 2-3 स्लाइड पहले समझ चुके थे कि गर्भगृह, मंडप और शिखर भारत में मंदिर शैली के मुख्य एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये राम मंदिर की जो पिक्चर मैंने ली है, इसमें दिस इज द गर्भगृह, क्योंकि इसके ऊपर दिस इज द गर्भगृह जहाँ पर रामलीला विराजमान है। दिस इज द शिखर, दिस इज द शिखर। एंड गर्भगृह के अलावा मंडप, ये मंडप है। देखिए 1 2 3 एक्चुअली में 5 मंडप हैं। इसमें बोला जाता है कि इसके अलावा नृत्य मंडप, सभा मंडप, कीर्तन मंडप, प्रार्थना मंडप और रंग मंडप, टोटल 5 मंडप और बनाए गए। इसमें 3 ही दिखाई दे रहे हैं, बट आप बेसिकली समझ जाइए तीनों चीज़ों को। पहला गर्भगृह, ये गर्भगृह है। दूसरा हमने मंडप बताए, 5 मंडप हैं। और तीसरा शिखर है, इसको क्या कहते हैं, शिखर। देखिए अगले पार्ट में अगर मूव करते हैं, नागर शैली का जो मेन बात होती है वो है अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि इसे जमीन के तल से थोड़ा ऊंचे उठाकर बनाया जाता है, जिसको आप वेदी कहते हैं। और बेसिकली इंग्लिश में आप इसको प्लिंथ भी कह देते हैं, इंग्लिश में आप इसको प्लिंथ। तो आप इस इमेज में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो मैंने ये ग्रीन कलर से करा, दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल। और इसमें आप अगर देखेंगे तो ये ग्राउंड लेवल से जमीन से ऊपर उठाकर बना गया। दिस इज इन अनदर स्टाइल, यहां पर भी देखने को पता चल रहा है, इन सीढ़ियों से पता चल रहा है कि ये जमीन लेवल से ऊपर है। ये ग्राउंड लेवल है और ये ग्राउंड लेवल से ऊपर उठा के बनाया गया है। तो बेसिकली अंदर अगली जो हमें राम मंदिर की खासियत या नागर शैली की खासियत समझ आई वो था अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म्स, यानी कि वेदी। नेक्स्ट इज आमलाक और कलश। देखिए जो हमने शिखर की बात करी है, बेसिकली उस शिखर के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल प्लेट या चक्र की तरह जो रखा जाता है उसको हम आमलाक बोलते हैं।
और उसके ऊपर एक गोलकार जो आकृति रखी जाती है उसको हम कलश बोलते हैं। यहां पर मैंने समझाने की कोशिश की है, ये अम्लाक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, लाइक एक चक्र के टाइप में आपने ऐसे रख दिया, और इसके ऊपर जो आपने रखा दिस इज, यहाँ पर ये कलश टाइप में होता है। दिस इज द अनदर फोटो, इसमें मत देखिएगा, बस आप इसमें अम्लाक देखिए और कलश ऐसा होता है। तो राम मंदिर में थोड़ा फोटो में आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही, बट अगर आप इस फोटो को अपने फोन्स में देखेंगे जूम करके तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर अम्लाक और कलश दोनों ही स्थापित करेंगे, जिसके ऊपर ध्वज को लगाया गया है। तो अगरा जो नागर शैली की खासियत थी वो अम्लाक और कलश। मूविंग फर्दर, देखिए चार दीवारी जलाशय, चार दीवारी जिसको हम परकोटा बोलते हैं, आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। नागर शैली में मंदिर के आसपास चार दीवारी या जलाशय या मुख्य द्वार, तीसरा एलिमेंट जो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, थर्ड इज मेन डोर या मुख्य द्वार, नहीं होता था। नागर शैली में ये, नागर शैली के पुराने मंदिरों में ये तीनों चीजें नहीं मिलती थी। लेकिन यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इस केस में राम मंदिर में बाउंड्री वॉल भी है, जिसको आप चार दीवारी कह सकते हैं, जिसकी औसतन लंबाई 732 फीट के करीब बताई गई है। इसके अलावा जलाशय भी है, एक प्राचीन कुआं है जिसका नाम सीताकूप है, और सिंह द्वार मेन दरवाजे का नाम है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है ये नागर शैली से कुछ अलग है राम मंदिर में। आप इस में देख सकते हैं इमेज में, दिस इज द बाउंड्री, और इसी परिसर में ये तो दिस इज द स्केचमेटिक डायग्राम। तो इस वीडियो में आपको क्लियर पता नहीं चल रहा है, बट यहीं सीताकूप भी है और इसी में सिंह दरवाजा भी है। ठीक है, तो डियर व्यूवर्स, यहाँ पर हमने बेसिकली कुछ नागर शैली के एलिमेंट्स को पढ़ा और उन्हें कंपेयर करा विद द राम मंदिर। तो फर्स्ट थिंग वी हैव डिस्कस द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, सेकंड इज द कोरिलेटेड इशू, एंड द थर्ड वन इज कि नागर शैली के किन किन तत्वों को राम मंदिर में शामिल करा गया है। अभी जस्ट आप 2 मिनट के लिए एक बहुत शानदार राम क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा एक वीडियो जारी करा गया था राम मंदिर के निर्माण के लिए, जस्ट अ 2 मिनट वीडियो, प्लीज हैव अ लुक। उसके बाद वी कैन से गुड बाय टू ईच अदर।
So please like, share and subscribe the channel. Thank you.